Chemistry channel. We are studying Unit 3rd Electrochemistry, and today's topics are measurement of electrolytic conductance, specific conductivity, equivalent conductivity, and molar conductivity. Then we will do its numericals. Let's start. मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। देखो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को मेजर करना है हमें, लेकिन डायरेक्टली हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को जो है मेजर नहीं कर सकते हैं। हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस को मेजर कर लिया तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो, कंडक्टेंस जी या सी जिससे हम डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को, वो रेसिप्रोकल होती है किसकी, रेजिस्टेंस की। ये हमें पता है। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हम कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं उसका रेसिप्रोकल करके। क्लियर। तो व्हीटस्टोन ने एक मेथड दिया था जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड कहते हैं। उससे उन्होंने क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाला और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो उसने क्या मिल गया, हमें कंडक्टेंस मिल गई। ठीक है। तो कैसे था वो मेथड, उसने क्या किए, 4 रेजिस्टेंस लिए, यानी कि वायर कनेक्ट करिए, मेटालिक वायर कनेक्ट किए इस तरह से। देखो, इस तरह से यहाँ पर ये थर्ड पार्ट, ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से कनेक्ट किया गया है। ठीक है। ये पॉइंट ए, बी, सी और डी। ठीक है। अब ये क्या है, ये वायर है, रेजिस्टेंस है, अलग अलग वायर है, अलग अलग लेंथ के, या जो उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अलग है, जिससे कि उनका रेजिस्टेंस अलग हो। तो अलग अलग रेजिस्टेंस के ये वायर है। तो ये इसका नाम दिया मैंने R1, ये है R2, R3, R4। ठीक है। इसमें R1 जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल है का मतलब क्या हुआ, जो वेराइज कर सकते हैं हम, जिसको चेंज कर सकते हैं। R2 जो है वो अननोन है, जिसका हमने निकालना है, बेस का रेजिस्टेंस निकालना है, हमें पता नहीं है, वो हमने ले लिया R2। R3 और R4 जो ये है वो फिक्स है। R3, R4 आर फिक्स्ड, जिनकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है। अब देखो, इनको हमने कनेक्ट कर दिया इस तरह से बैटरी से। यहाँ हमने लगा दी की, इस की को अगर हम इस तरह से जोड़ देंगे तो करंट पास हो जाएगा, हटा देंगे तो करंट का कनेक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अलग ये इनके अंदर करंट पास नहीं होगा। क्लियर। तो ये होगी बैटरी। अब क्या होगा, देखो, जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या है, करंट फ्लो करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इनका रेजिस्टेंस क्या आएगा, एक्टिव हो जाएगा, रेजिस्टेंस आएगा। तो अब ये क्या कहता है व्हीटस्टोन मेथड, कि जो R1 बाय R2 है, R1 बाय R2 वो इक्वल होंगे R3 बाय R4 के। इन दोनों का, ये दोनों का जो है डिवीजन, यानी R1 बाय R2 इज इक्वल टू होगा R3 बाय R4। ठीक है। ये इस तरफ R3 और ये R4 इस तरह से। ठीक है। तो ये कहा व्हीटस्टोन ने। अब देखो, R1 की वैल्यू हम वेराइज कर रहे हैं। ठीक है, वो हमें पता होगी। R2 हमें निकालनी है, R3 और R4 भी पता है, तो R2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ R1, R3 एंड R4 वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R2। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, अननोन वायर का रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है। हमने ये दोनों तो फिक्स कर रखे थे, ये हम वेराइज कर रहे थे। फिर पहले हमने कुछ चेंज कर दिया तो इसका कुछ चेंज हुआ, फिर हमने और चेंज किया, फिर ये इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ। तो इस तरह से हम रेशो उन्होंने निकाल कर देखा। ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया व्हीटस्टोन ने, अब फिर उन्होंने कहा कि जो R1 और R2 का रेशो है हमेशा R3 और R4 के रेशो के इक्वल ही आ रहा है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि हमें पता नहीं है। क्लियर। अगर रेजिस्टेंस हमें पता चल गया तो हम कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं उसका रेसिप्रोकल करके। ठीक है। ये तो बात हुई मेटालिक वायर में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने वायर ले लिए। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, सॉल्यूशन है ये। ठीक है। तो यहाँ पर हम उनको इस तरह से थोड़ी कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे इलेक्ट्रो सॉल्यूशन को, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आई। ठीक है। एक तो प्रॉब्लम हो गई यही कि हम उनको इस तरह से कनेक्ट नहीं कर सके।
ठीक है, क्योंकि ये वायर थोड़ी है, सॉल्यूशन है। अच्छा, दूसरी क्या प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट करंट पास कर देते हैं, यहाँ तो हमने डायरेक्ट करंट पास कर दिया है ना, अगर हम डायरेक्ट करंट पास कर देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वहां पर पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन हो जाएगा मतलब क्या हुआ, देखो जो इलेक्ट्रोड्स वगैरह लेंगे तो पोल्स जो है, पोलराइजेशन का मतलब पोल्स में डेवलपमेंट, जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में डिस्ट्रॉय होगा जैसे ही सॉल्यूशन में आएगा, और पॉजिटिव पोल की तरफ तो क्या है, आपके नेगेटिव आयंस इकट्ठे हो जाएंगे और नेगेटिव पोल की तरफ पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो जाएंगे, तो इस तरह से पोलराइजेशन हो जाएगा। तो इस पोलराइजेशन को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट यूज किया, एसी। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 500 से लेकर 5000 के बीच में थी, ये लगभग शायद 550 है, 550 से लेके 5000 साइकिल पर सेकंड होती है। ठीक है, तो इतनी थी इसकी स्पीड। तो अल्टरने आप सिर्फ इनको ये कुछ याद करने की जरूरत है, आपको यह है कि वहां पर हम क्या यूज कर रहे थे, डीसी डायरेक्ट करंट, और यहाँ पर इन्होंने इसकी जगह क्या यूज किया, एसी एक्सेलरेटिंग करंट यूज किया। ठीक है, ओके। और क्या किया इन्होंने, जो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर था इसकी जगह क्या यूज कर दिया वहां पर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है वहां कोई जो है पॉइंट शो नहीं कर रहा था, नल पॉइंट मतलब बिल्कुल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है अगर ये वाली हो तो, हम एसी यूज करते हैं तो, इसीलिए वहां पर ईयरफोन यूज किया गया। क्या यूज किया गया, ईयरफोन। तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो गए, एक तो हमने क्या किया, डायरेक्ट करंट हम पास नहीं कर सके तो उसके लिए हमने क्या किया, एसी करंट यूज कर लिया। ठीक है, सॉल्यूशन में, यहाँ पर तो डायरेक्ट करंट, ये वायर्स में हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर क्या किया, सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड लगा दी गई। क्या लगा दी, इलेक्ट्रोड, और इनको कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन को तो हम आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रोड्स के जरिए उन सॉल्यूशंस को कनेक्ट किया गया। ठीक है, थर्ड फैक्टर हमारा क्या हुआ कि जो गैल्वेनोमीटर है उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया, ईयरफोन से। तो इस तरह से अब एक नया सेटअप जो किया गया जिससे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं, इस तरह का एक सेटअप किया गया। अब देखो इस सेटअप में क्या है, ये एक आपने वेसल ले लिया, इसके अंदर ये कंडक्टिविटी सेल है। ठीक है, जो कि पायरेक्स ग्लास की बनी हुई है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं ये। ठीक है, जो कि प्लेटिनाइज्ड है, यानी कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं ये, और इनको फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या किया गया है, ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन, इसके अंदर हमने क्या डाला है, सॉल्यूशन। क्लियर, जिसका हमने क्या निकालना है, कंडक्टेंस मेजर करनी है। अब यहाँ पर देखो इस तरह से एक सेटअप किया गया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर वायर बनाया गया है, उसमें जिसका रेजिस्टेंस आर है, जो कि वेरिएबल है, वेराइज कर सकते हैं जिसे हम। ठीक है, अब ये 2 वायर इस सेल से कनेक्ट कर दिए गए हैं, इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिए गए हैं इस तरह से, ताकि इसका रेजिस्टेंस हमें पता चल सके। ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट किया गया। अब यहाँ पर क्या कनेक्ट एक लगा दिया गया है, एसी, ये जो है एक वायर है। ठीक है, क्या है, एसी लिखा तो इसको कोई और नाम दे दो, चलो कोई नहीं, ये तो वो एक्सेलरेटिंग करंट है, अलग से आप समझ ही जाओगे, कैपिटल। ठीक है, ये एसी एक क्या है, वायर है। क्लियर, अब इसको कैसे कनेक्ट कर दिया गया है, एक्सेलरेटिंग करंट के एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है इस तरह से, इस वायर के दोनों इसको सिरों को। अब यहाँ पर एक क्या कनेक्ट की गई है, ईयरफोन, जहाँ वहाँ गैल्वेनोमीटर यूज किया था ना, यहाँ पर ईयरफोन यूज किया है हमने गैल्वेनोमीटर की जगह। ठीक है, और ये क्या है, एक जॉकी। जॉकी क्या करती है कि यहाँ पर अगर आप इस जॉकी को यहाँ पर लगाओगे, ठीक है, तो ये साउंड प्रोड्यूस जो होगी वो हमें यहाँ सुनाई देगी। तो इस जॉकी को अगर हम इस तरह से पास आउट करते रहेंगे, अभी मैं आगे प्रोसीजर अच्छे से बताऊंगी इसको, पहले आप ये देख लो कि ये जॉकी है, इसको हमने इस वायर पे मूव करना है। इतना समझ आ गया कि किस तरह से हमने ये सेटअप किया है। अब होगा क्या, अब देखो इसको हमने प्लेटिनाइज किया गया है। क्यों प्लेटिनम से हमने इसको किया, क्योंकि प्लेटिनम क्या है आपको पता है, एक तरह से न्यूट्रल्स है, न्यूट्रल मेटल है। ठीक है, रिएक्ट इजीली नहीं करता है। तो ये जो सॉल्यूशन हमने डाला, तो इस अगर ये प्लेटिनाइज इलेक्ट्रोड है
तो यहाँ पर पोलराइजेशन कम होगा, पोल्स जो है इसके आयन जो टूटेंगे वो इधर उधर मतलब इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट नहीं होंगे, इसलिए हमने इसको प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड को लिया है यहाँ पर। क्लियर, एक केस तो ये। अब ईयरफोन हमने गैल्वेनोमीटर की जगह क्यों लिया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट नहीं बताएगा, जैसे कि उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में बता रहा था। ठीक है, जो कि हमारे क्या है उस साउंड को बताएगी। ठीक है, अभी बताती हूँ उसका प्रोसीजर। क्लियर, अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। अब हमने जैसे ही इसमें से एसी पास की, एक्सेलरेटिंग करंट पास किया, ठीक है, तो करंट पास हो गया पूरे सॉल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पर भी आपको पता है वही मूवमेंट होगी, आयंस बनेंगे और रेजिस्टेंस होगा। आयंस जो आयंस तो है ही, सॉल्यूशन बन गया तो रेजिस्टेंस डेवलप होगा, ये रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। ठीक है, ये आर तो हमें जो हम क्या कर रहे हैं वेराइज कर रहे हैं वो वाला है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से होगा, इस सॉल्यूशन की वजह से होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो वायर है इस पे इस जॉकी को घुमाएंगे ऐसे, जैसे ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर को मैं इस वायर पे ले जाती जाऊंगी धीरे धीरे। अब इस वायर को हमने वायर पे जब तक जॉकी को घुमाना है, जब तक हमें वो पॉइंट ना मिल जाए जहां पर मिनिमम जो है साउंड प्रोड्यूस हो। यहाँ पर साउंड तो आएगी, तो पूरे वायर पे घुमा के देख लो तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर है, या यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट मिलेगा जिसपे मिनिमम साउंड होगी, उसको हमने मार्क कर देना है। जैसे हमने मार्क कर दिया उसको डी पॉइंट, ये वाला डी पॉइंट ले लिया, इस पर क्या हुई, मिनिमम साउंड प्रोड्यूस हुई, इसको बोलेंगे नल पॉइंट। क्या बोलेंगे भाई, नल पॉइंट। क्लियर, ये वो पॉइंट मिल गया। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेजिस्टेंस हो गया, जो हमने R3 और R4 थी ना वो फिक्स, तो यहाँ सॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि ये सॉल्यूशन की वजह से कनेक्शन है ना, तो ये A से D तक एक पॉइंट मिल गया हमें, और एक D से C तक का एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, नल पॉइंट से। क्लियर, एक R हमें यहाँ मिल गया, और X ये जो है हमारा इसकी वजह से है वो मिल गया। क्लियर, अब कैसे निकालेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को ही अप्लाई करना है हमने। लेकिन यहाँ पर जो है क्या होगा, जो रेजिस्टेंस R है, ये जो रेजिस्टेंस R है डिवाइडेड बाय क्या करेंगे भाई, रेजिस्टेंस X, रेजिस्टेंस X। समझ जाओगे ये, लिखिए दे, रेजिस्टेंस X ये वाला। ठीक है, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AD, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD वायर है, इसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर कौन सा भी, DC। क्लियर, तो ये वही उसी तरह से व्हीटस्टोन का बन गया। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ R बाय रेजिस्टेंस ऑफ X इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC। अब हमें तो ये रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं है इनका, है ना, लेकिन आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर L के। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वायर AD और लेंथ ऑफ वायर DC। तो इससे हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस R हमें पता है, X हमारा निकालना है हमने, और लेंथ हमें पता है AD की भी और DC की भी, वो हम मेजर कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ X। क्लियर, तो यहाँ पर आ जाएगा रेजिस्टेंस X इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R इनटू में लेंथ ले लेते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वायर, नीचे की तरफ क्या था अभी हमारा CD था ना, तो ऊपर आ जाएगा क्योंकि इस तरफ लेके जाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आप देखना उसको। तो लेंथ ऑफ वायर CD ऊपर आ जाएगी और नीचे आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ वायर AD। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह से, इनकी लेंथ। क्लियर, तो इस तरह हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हमारी किसका, सॉल्यूशन का। और रेजिस्टेंस जैसे ही हमें पता चल गया तो हम क्या निकाल लेंगे, कंडक्टेंस निकाल लेंगे, C या G। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस फाइंड आउट कर ली। नाउ मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। देखो हमने पहले किसकी, वायर की, यानी मेटालिक जो कंडक्टिविटी है वो मेजर की थी। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक
कंडक्टेंस की, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करें तो वहां पर कैसे हम मेजर करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को। देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा जो है हमने देखा, कापा इज इक्वल टू क्या था भाई, जी इंटू में एल बाई ए था ना। जी क्या था, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होती है, एल क्या होती है, लेंथ ऑफ वायर, ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहां पर क्या लेना है, एक क्या होता है कंडक्टोमीटर होता है, कंडक्टोमीटर, जिससे हम कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। उसमें क्या होता है, एक वो इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर जो है लेंथ जो है उसकी फिक्स है, ए बी उसका फिक्स होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ क्या होती है, जो उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रोड्स जो होती हैं उनके बीच की ये डिस्टेंस जो है उसको एल बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे, एल क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन जो इलेक्ट्रोड है उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है वो होता है, ठीक है, कंडक्टर में। तो किसी भी जो सेल है, अगर हमने कोई इंस्ट्रूमेंट बना लिया उसके अंदर आपको पता है ये चीज़ें तो चेंज होगी नहीं, सेल जो है इलेक्ट्रोड है उनके बीच का डिस्टेंस और जो इन इलेक्ट्रोड ले लिए हमने उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही रहेगा, यानी ये चीज़ क्या रहेगी, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं इसको, सेल कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट सेल के लिए ये चीजें कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। और जी क्या है आपका, कंडक्टेंस, ठीक है। और कापा क्या होगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट। तो कापा इज इक्वल टू जी या सी इंटू में सेल कांस्टेंट, जिसको जी स्टार से भी डिनोट करते हैं या सीधा लिख लो आप सेल कांस्टेंट। तो ये रिलेशन होता है कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस हम मेजर कर लिया जैसे हमने अभी पिछले मेथड से कर लिया, ठीक है। उसके बाद सेल कांस्टेंट हमें पता होता है तो हम उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर। नाउ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम वही है जो हमने पहले की थी, लैम्डा इक्विवेलेंट जो है हम निकाल सकते हैं कापा इंटू में 1000 बाय नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो अभी हम सॉल्यूशन लेंगे उसकी जो भी नॉर्मेलिटी होगी, ठीक है। तो उससे लैम्डा इक्विवेलेंट निकालेंगे। इसी तरह अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो लैम्डा एम जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, कापा इंटू में 1000 बाय, यहाँ पर मोलैरिटी आएगी, बस सॉल्यूशन की मोलैरिटी लेनी है अगर हम मोलर कंडक्टिविटी ले रहे हैं, अगर हम ले रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं तो नॉर्मेलिटी ले लेंगे। क्लियर। तो बाकी सारा सेम वही है। नाउ न्यूमेरिकल्स। अब देखो ये जो हमने अभी तक एक्सपेरिमेंट किया है कंडक्टोमीटर, ये जो आप है ना एमएससी में जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो वहाँ पर हमें कंडक्टोमीटर दिया जाता है और हम मेज़र करते हैं, वहाँ पे कंडक्टेंस वगैरह निकालते हैं सॉल्यूशंस की। एक्सपेरिमेंटली भी आप इनको करोगे आगे चलकर, ठीक है। तो अब ये देखो न्यूमेरिकल्स हैं इसके बेस पे। इफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n by 50 KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस वन, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, क्या दे रखा है हमें, कापा दे रखा है। कापा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.00275 पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन इज 100 ओम, यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखे हैं, 100 ओम। ओम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है, नॉर्मेलिटी दे रखी है, कितनी है, 1/50। नॉर्मेलिटी कितनी है, 1/50। अब आपको निकालना क्या है, सेल कांस्टेंट निकालना है। सेल कांस्टेंट निकालना है तो भाई बिल्कुल इजी है। क्या फॉर्मूला अभी हमने बताया था, सेल कांस्टेंट और आपको देखो कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन था, वो वाला ही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि स्पेसिफिक फॉर्मूले से ही लिख दो ना सीधा सिंपल से, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या थी, जी इंटू में सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब जी क्या था, कंडक्टेंस थी, लेकिन हमें दे रखा है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस अगर हमें कंडक्टेंस निकालनी है रेजिस्टेंस से तो उसका इन्वर्स करेंगे, यानी कि 1/r इज इक्वल टू 1/100, ये हो जाएगा, है ना। तो कापा की वैल्यू हमारे पास है, जी की वैल्यू है, तो सेल कांस्टेंट हमें निकाल लेंगे। तो सेल कांस्टेंट
इज इक्वल टू कापा कितने हैं भाई 0.002765 और जी की वैल्यू यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में यानी कि 1/100 ऊपर चला जाएगा यानी कि इनटू में आ जाएगा ये 100 है ना। तो अब इसको करेंगे वही 100 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल यहाँ पर है तो डेसिमल किस तरफ मूव करेगा राइट हैंड साइड में इस तरफ, तो 0.2765 ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका सेल कांस्टेंट। अब यूनिट क्या होगी देखो ओम पर ओम है यहाँ पर, और तुम आपको पता है जी की वैल्यू भी क्या होती है, जी की यूनिट भी क्या होती है पर ओम या महो, तो वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, सिर्फ क्या बचेगा आपका सेंटीमीटर इनवर्स ठीक है। तो ये आएगी इसकी यूनिट। तो यूनिट वैसे भी आप जैसे लिखते हो इसको उसके साथ यूनिट लिख लिया करो, तो आपको जो कट पिट के बच जाएगी वो यूनिट आपकी आ जाएगी रिजल्ट की। तो इस तरह के बहुत सिंपल से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। और करते हैं अभी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन ठीक है। तो जो जो गिवन है वो हम लिखते जाते हैं, मोलैरिटी गिवन है इसका मतलब सॉल्यूशन की, इतना मोलर दे रखा है ना तो मतलब मोलैरिटी है 0.05 मोलर ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर, डायामीटर दे रखा है d, यहाँ पर लिख दो डायामीटर कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। इज दिस वन, ये क्या दे रखा है इसका मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू दे रखी है 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम ठीक है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हमें यानी कि रो हमें कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर ऐसे लिख लो, कैलकुलेट क्या करना है हमने वो लिख लेते हैं। एक तो रो रेजिस्टिविटी करनी है, कंडक्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हमने क्या ये कापा वो, मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम, ये चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। क्लियर, तो यहाँ तक हमें क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम निकलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो अब रो निकालना है, आपको पता है कि आर और रो में एक रिलेशन था, आर इज इक्वल टू क्या था रो एल बाई ए, ये हमने किया हुआ है। तो आर हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास है, तो हम रो निकाल सकते हैं। अब देखो आर तो डायरेक्ट हमें पता है कितना है हमारे पास, ये एल की वैल्यू भी हमारे पास है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है। क्या दे रखा है उसने डायामीटर दे रखा है, यानी कि इस तरह से जो वायर है ना आपका, ये वायर है ऐसे, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, यानी कि ये क्या है एक सर्कल है इस तरह से है ना। तो ये डी हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें क्या निकालना है इसका एरिया ऑफ फ्रैक्शन ए, यानी कि ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है भाई पाई आर स्क्वायर, आर कैसे निकालेंगे डी बाई 2 करके, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू जो हमारा डायामीटर है कितना है भाई 1/2, ये आर हो गया, इसका स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ आपको 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। क्लियर, तो अब यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालो, तो आर इज इक्वल सॉरी रो की वैल्यू निकाल ली थी हमने, रो इज इक्वल टू, इनको उधर ले जाओ, आर की वैल्यू कितनी है भाई 5.55 इंटू 10 की पावर 3, ए जो है हमारी ऊपर चली जाएगी तो 0.785 और नीचे क्या आ जाएगा एल, एल की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर ठीक है। साथ में इनकी यूनिट लिख लोगे ना तो आपको इजी हो जाएगा, इसकी जो आंसर आया उसकी यूनिट भी निकालना, इसकी क्या आएगी भाई ओम, यहाँ लिख देना ठीक है। तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा आपका और 1 ओम बच जाएगा, तो ओम सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आप कर लेंगे खुद ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 87.135 और यूनिट मैंने क्या बताई ओम और सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर ठीक है। तो इस तरह से हमने रो निकाली, अब हम निकालेंगे कापा। अभी कापा क्या होता है अभी 1/रो ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं।
अब रो हमने अभी अभी निकाला है, कितना था अभी, 187.135 ओम सेंटीमीटर, ये निकाला था। तो 1/this 1 कर देंगे, इसको सोल्व करोगे तो आप आएगा 0.01148 ओम, ऊपर चला जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी आपकी कापा यानी कि कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्लियर। अब हमने क्या निकालना है, लैम्डा इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंट नहीं, मोलर कंडक्टिविटी। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला क्या था अभी, कापा इंटू में 1000 क्या था, वॉल्यूम वहाँ पे है ना, सॉल्यूशन जो भी हम लेंगे, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ठीक है। अब देखो कापा की वैल्यू हमने निकाल ली है, मोलैरिटी हमें पता है इसकी, तो हम क्या निकाल लेंगे, लैम्डा एम निकल जाएगी। तो कापा की वैल्यू होगी 0.01148, ये अभी निकालिए ना कापा, इनटू में, अच्छा यूनिट लिखते जाओ, पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है। मोलैरिटी कितनी है भाई, इनटू में 1000, मोलैरिटी होगी आपकी 0.05 मोलर। अब ये देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमने किस में लिया है, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। तो ऐसे लिख लो यहाँ पे पर लीटर। ठीक है। वॉल्यूम का भी लिखनी पड़ेगी यूनिट, पूरी इसकी यूनिट निकालनी है। तो अब देखो क्या कुछ कट रहा है, कुछ नहीं, ये सेंटीमीटर से इसका 1 सेंटीमीटर कट जाएगा या स्क्वायर बच जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो 229.6 आएगा। उसके बाद क्या यूनिट आएगी, पर ओम, यहाँ पर क्या बचा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, पर लीटर पर मोल, ये मोल भी ऊपर चला जाएगा, पर मोल। क्लियर। एक मिनट, यहाँ पर मोलैरिटी जो है पर लीटर में होता है साथ में ना, मोल पर लीटर होती है ना यूनिट इसकी, मोलैरिटी की, मोल पर लीटर। तो लीटर से लीटर भी कटेगा भाई, मोलैरिटी जो है, ध्यान दो कि क्या होते हैं, इतने मोल पर लीटर ऐसे लिखते हैं, मोलर, ये मोलर लिखा है ना कैपिटल एम, इसकी यूनिट लिखती हूँ मैं, तो मोलर, जिसको MOL लिख सकते हो आप, पर लीटर, इसका मतलब ये होता है मोलैरिटी। क्योंकि मोलैरिटी में आप देखा है नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोल पर लीटर होगी इसकी यूनिट। क्लियर। तो लीटर से लीटर की ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपका पर मोल बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो गया भाई, दोबारा बता देती हूँ एक बार यूनिट में, ये तो होगी पर ओम सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट। यहाँ वॉल्यूम की यूनिट लेंगे हम, जो कि हमारी क्या है, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम हमने क्या लेना है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर की बात की जा रही है हर, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम हमने जब मोलैरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे पर लीटर की बात करते हैं, तो लीटर यूनिट होनी चाहिए। यहाँ पर मोलैरिटी, मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर होती है। ठीक है। कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर, मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर, तो यहाँ पर मोल पर लीटर है, यूनिट निकालने हैं इसलिए जरूरत पड़ रही है इन सब की। तो हमने लीटर से लीटर काट दिया, ये सेंटीमीटर इससे कट गया, तो यहाँ पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया, और ये मोल नीचे था, ये ऊपर चला गया, तो पर मोल। ठीक है। तो ये यूनिट आ गई, तो लैम्डा एम। तो इस तरह से और भी आपके मतलब न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल से आते हैं, न्यूमेरिकल्स को एडजस्ट करना आना चाहिए, और यूनिट्स भी आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है। यूनिट्स का हाफ मार्क्स होता है, कभी भी आंसर जो है आपका 1 मार्क्स का होगा, तो 1 मार्क्स में आपका जो सॉल्यूशन है ये इतना वैल्यू निकालिए, ये हाफ मार्क्स होते हैं, और हाफ मार्क्स यूनिट्स के होते हैं अगर है तो। ठीक है। तो यूनिट बहुत ज़रूरी है लिखनी। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स में देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल में पोर्शन होते हैं, जैसे फॉर्मूला यूज लिख दिया आपने, उसका हाफ मार्क्स मिल जाता है, फिर आप उसकी कैलकुलेशन करके दिखाते हो बीच में, ठीक है, उसका अलग मार्क्स होता है, फिर आपका आंसर होता है उसका अलग मार्क्स, और आंसर में भी अगर यूनिट है तो उसका हाफ मार्क्स अलग से होता है। क्लियर। तो इस तरह से ही अटेम्प्ट करना है न्यूमेरिकल्स को, पहले जो गिवन है वो चीज़ें आप लिख दो, फिर जो आपको निकालना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख दो, लिख के, ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज लिख दो आप अच्छे से, ठीक है, फिर उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो और कैलकुलेशन कर दो, रिजल्ट लिख दो और आंसर के साथ यूनिट भी लिख दो। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आपके हर एक पॉइंट के, अगर आपका कुछ छूट भी जाता है तो उसके पॉइंट कट के मार्क्स कट जाएंगे, बाकी तो औरों के तो मार्क्स मिलेंगे, है ना। अगर आपने ऐसे ही सब कुछ इन सीक्वेंस में किया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह ही आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।